फ्रेंड्स, अभी मैं मौलिक अधिकारों पे यानी फंडामेंटल राइट पे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे याद करें। आपको सारा मौलिक अधिकार वर्बली याद रहे, ये ज़रूरी है। इसके लिए मुझे किसी बच्चे ने फ़ोन किया था, तो मैं उसको ये बता रहा हूँ ताकि वो अपने परीक्षा में इसे बना सके। अगर इससे प्रश्न आए तो बेशक मुझे देर हो गई, लेकिन इस देर के कारण ये था कि मैं अनअकैडमी के लिए प्रयासरत था और मैं घर भी गया हुआ था, तो इन सब बातों से मुझे देर हो गई। लेकिन आपकी परीक्षा 3 तारीख को है, इसलिए मैंने आज किसी भी तरीके से इसे तैयार करके फिर भी मैंने सोचा कि मैं डाल देता हूँ। ऐसे तो आप मुझसे पढ़े हुए हैं शोभित जी, लेकिन फिर भी उस समय भी मैंने ये बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार पूछता है तो आप बोलेंगे कि ये किसमें है, तो ये तो आप बोलेंगे आर्टिकल 12 से 36, 12 to 36। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि ये भाग 3 में है। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार कितने थे, तो मूलतः मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ओहो, ठीक है, मूलतः 7 थे। 7वां क्या था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी या वैधानिक, देखिएगा, कानूनी या वैधानिक का इंग्लिश रहेगा लीगल और लॉफुल, दोनों तरह के आते हैं, राइट का दर्जा दिया गया है। इस तरह वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार कैसे याद करें? तो भाई देखिए, EVER तो एवरीबॉडी आप लोग कहते हैं, एवरी माने प्रत्येक जगह, तो आप EVER के जगह EFER याद कीजिए। तो एवरी प्रत्येक जगह CR है मान लीजिए, तो अगर हम उसको ऐसे याद करते हैं EFER CR, तो उसको EFER से E से इक्वलिटी, ठीक है, और F से फ्रीडम, फिर E से एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, R से रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और CE से कल्चरल एजुकेशनल यानी आप कहेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और CR से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। तो यहाँ तक तो आप देख लीजिएगा। तो ये ई से माने इक्वलिटी माने समानता, और फ्रीडम से स्वतंत्रता था। ठीक है, उसके बाद आपको था कि आप इसके बाद कैसे याद करें, तो मैंने कहा था कि देखिए, किसी भी अगर आप डिफेंस में जाते हैं, चाहे वो आप सेना में जाइए या आप पुलिस में जाएंगे, तो आपकी जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो आपको शपथ लेना पड़ता है। ठीक है, आप शपथ लेते हैं उसमें किसी जिस तरह की भी, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप शपथ लीजिए इन कानून के समक्ष समानता की। तो मैं कानून के समक्ष समानता की शपथ लेते हुए क्या शपथ लिया आपने कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब कि आप अगर नौकरी में आएंगे पुलिस की या सेना की नौकरी में, तो किसी को धर्म के आधार पर, माने कोई हिंदू है या मुस्लिम है, तो या सिख है, ईसाई है, तो इस आधार पे फिर जाति, किस वंश का है, किस जाति का है, किस लिंग का है। लिंग का है मतलब कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, माने लड़का है, लड़की है, तो इन सब के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, और सभी लोगों को समान अवसर देंगे। ठीक है, तो लोक नियोजन में
अवसर की समानता। ठीक है, ये 17 हो गया। और छुआछूत, इस तरह से आप क्या करेंगे, तो आप छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करेंगे। तो छुआछूत या अस्पृश्यता तो खैर ये बहुत हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी तो है ही, तो इसका अंत करना है। और किसी तरह का आप ये सब करने से क्या होगा कि आपको लोग मैं कहेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बॉस है या ग्रेट है, लेकिन आप उपाधि भी नहीं लेंगे। तो उपाधियों का अंत करेंगे, यानी कि आप ये सब काम करेंगे। अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, आर्टिकल 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 ने ये 15। और ये उसके बाद छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत 17 और उपाधियों का अंत 18 है। ठीक है, मैं यहाँ पे शायद लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है, लेकिन उपाधियों का अंत 18 है। तो छुआछूत के समानता 17 है, ये याद रखिएगा प्लीज़। ये मुझसे गलती से ये 17 मैंने लिख दिया है, इसको 16 लिखना चाहिए था। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का, तो मैं इसको कर लेता हूँ। मैं अभी इस पे मैं बिल्कुल आपको दूंगा, एक पूरा फ्रेश और कंप्लीट दूंगा जानकारी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपकी जॉब के पहले, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके पहले मैं आपको ये सब दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप 18 तक याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग 19 में देखते हैं कि भाषण देने का, माने वाक स्वतंत्रता। तो भाषण दो, सभा करो, संघ बनाओ, आओ जाओ, निवास करो, जीविका चलाओ। ये बात एक साथ याद कर सकते हैं आप कि भाषण दो यानी कि वाक स्वतंत्रता। ठीक है, वाक स्वतंत्रता 19A में है। इसी के तहत प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गई है अपनी बातों को कहने का या रखने का। तो वाक स्वतंत्रता 19A। फिर सभा करो, ये 19B। माने आप किसी जगह सभा करते हैं और सभा जब कर लिए, भाषण जब दे लेंगे तो ऑटोमेटिक है पार्टी बना दीजिएगा। तो उसी को कह रहे हैं संघ बनाओ। उसके बाद आओ जाओ, माने देश के किसी भी क्षेत्र में आइए जाइए अपने पार्टी के प्रचार के लिए और वहाँ पे निवास कीजिए। और फिर जीविका, अपना प्रोफेशन, आपने ये सब कुछ किया किस लिए, जीविका के लिए। तो इस तरह से भाषण दो, आर्टिकल 19A, माने वाक स्वतंत्रता 19A। सभा करो, तो आप कहेंगे किसी जगह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन या सभा करने की स्वतंत्रता, ये 19B। उसके बाद किसी तरह के संघ बनाने की, माने किसी भी तरह का संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये 19C है। और देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ये 19D है। और किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता 19E है। और किसी भी जीविका को, जैसे आप बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, तो किसी भी तरह का भी ये निर्णय आपको लेना है। तो यानी जीविका की स्वतंत्रता ये आप 19F है। अच्छा, ये आप जब कर लेंगे तो 19 तक तो आपका तैयार हो गया। अब आर्टिकल 20 क्या कहेगा, तो आप आर्टिकल 20 करके मत याद कीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे 20 प्रकार के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिला हुआ है। माने मैं 20 तरह का अगर अपराध करूँगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि मैं दोषी नहीं हूँ। तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं, यहाँ पे मैं 20 प्रकार के अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 20 अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद 21 बार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मिली आपको। आपने मान लीजिए कि अपराध किया तो एक तो संरक्षण, 20 अपराध के लिए संरक्षण मिला और फिर उसके लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी मिली। तो 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, और 22 प्रकार के मामले में गिरफ्तारी से आपको संरक्षण मिल गया। तो
इस तरह से 22 तरह के मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण भी मिल गया। इस तरह से दोष भी सिद्ध करने से संरक्षण मिला हुआ है, प्राणदायी स्वतंत्रता भी मिली हुई है और गिरफ्तारी से भी संरक्षण मिला हुआ है। और आप कहेंगे 20, 21, 22 भी मेरा तैयार हो गया। उसके बाद देखिए 23, 24 जो है ये आप कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन में कैसे होता है, मनुष्य का दुर्व्यापार। आप देखिए दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि आप कहते हैं जैसे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार हुआ, दुर माने बुरा, माने जैसे दुष्कर्म, सत्कर्म माने अच्छे कर्म, दुष्कर्म माने बुरे कर्म। तो मनुष्य का दुर्व्यापार किया, तो आपने 23 मनुष्य का दुर्व्यापार किया, ये नहीं दीजिए। आप ये सोचिए आर्टिकल 19, 23 ये मानव दुर्व्यापार पे प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। उसके बाद 24 बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। इन दोनों में आपने मनुष्य के दुर्व्यापार पर भी और बच्चों के कार्य पर भी प्रतिबंध लगाया है। यानी कि बच्चों को किसी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य के रूप में नियुक्त कर, माने किसी कामगार के रूप में नियुक्त करना, ये सब गलत है। तो ये 24 बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध नहीं लगाया, आर्टिकल 24 के बच्चों को कार्य करने से पर प्रतिबंध है। और 23 मनुष्य का दुर्व्यापार का मतलब ये नहीं है कि 23 लोगों का आपने दुर्व्यापार किया है, बल्कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो इस तरह से याद करने से ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है, कम से कम आपके दिमाग में रह जाता है कि अच्छा आपने कितने बच्चों के को कार्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो 24 बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो 24 से अनुच्छेद 24 के अनुसार बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि उसके बाद फिर आपने जो लिखा है, आपको जो याद करना है वो है कि जो 25 प्रकार के धर्म नहीं मानूंगा, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म मानूंगा यहाँ पे है। तो धार्मिक स्वतंत्रता माने आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता, माने किसी भी धर्म को मानने का, उसके आचरण को करने का, इन सब की स्वतंत्रता है। और 26 बार जागरण करवाऊंगा। जागरण करवाने का मतलब क्या हुआ कि आप मैनेजमेंट, आप प्रबंध कीजिएगा, तो यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है 26। ओके, 27 प्रकार के कर नहीं दूंगा। तो ये क्या है, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए सरकार टैक्स नहीं ले सकती है या किसी भी तरह का कर नहीं देना होगा। तो ये 27 में है, आर्टिकल 27 में है। और आपने लिखा, आपने को याद करना है कि 28 स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 28 का मतलब है 28 स्कूल में नहीं देश में, बल्कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ये किस में है, आर्टिकल 28 में है, आर्टिकल 28 में है। तो ये इतना दूर तक तो आप कर लेंगे। उसके बाद 29 ईसाइयों का संरक्षण किया। अब यहाँ पे ईसाई का मतलब है कि आपने अल्पसंख्यक जैसे हमारे देश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, इन सबको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो मतलब आप कहेंगे अल्पसंख्यकों का को संरक्षण दिया गया है। और 30 ईसाइयों ने स्कूल स्थापित किया। आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा, आप देखिएगा मॉडल स्कूल होता है, वो क्रिश्चियनों द्वारा रन होता है। जैसे आप देखते हैं कई बार कि फादर के नाम पे या ये किसी ना किसी, आप कहेंगे क्रिश्चियनिटी के नाम पे पब्लिक स्कूल बने होते हैं। तो ये काम जो है 30 ईसाइयों ने स्कूल स्थापित किया। पर अल्पसंख्यकों को, यहाँ पे ईसाई का मतलब ईसाई नहीं समझिएगा आप, अल्पसंख्यकों को किसी भी शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने की स्वतंत्रता याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 16 से 30 तक याद हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, आर्टिकल 32 में है। तो आप ये याद करेंगे। इस तरह से ये जो है आप आर्टिकल एक एक करके सारा आपको याद हो जा सकता है। ओके, तो मैं कहूँगा
कि मैं इस पे फिर से आपको बनाने वाला हूँ या बनाऊँगा भविष्य में, अभी मैं पूरी बात नहीं बताया हूँ। आपने कहा था कि मुझे सर एक एक करके याद करना है, तो इसलिए आप जो है प्लीज़ मुझे ये जो है बताइए कि कैसे याद करें। तो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि आप किस तरह से याद कर लें, ताकि अगर इससे प्रश्न आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो शोभित, ओके। और भी इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि सभी लोग कोशिश कीजिए याद करने का। और जब हम लोग ये फंडामेंटल राइट पे तैयार करेंगे या याद कर रहे होंगे, तो हमें ये सारी बातें पहले ही से याद होगी। ओके, फिर तो मैं मिलता हूँ बाद में। ओके, बाय।